नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। कुछ दिनों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस विवाद पर दोनों राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दोनों दलों के नेता एक दूसरे को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं। कोई किसी को पिछड़ा विरोधी बता रहा है, कोई किसी को देश विरोधी बता रहा है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार मौजूद हैं। ये राजनीति के जानकार हैं, इनकी राजनीति पर अपनी पकड़ है। तो ये इनसे आज हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या उनकी सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस या भाजपा में से किसको हानि या किसको लाभ होगा। तो प्रवीण कुमार, आपका अखाड़ा न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जयप्रकाश जी। आपके अखाड़ा न्यूज के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्रवीण जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, जैसे सूरत कोर्ट का मामला था और कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, जो कि एक लीगल प्रक्रिया है, कानून बना था उसके तहत, लेकिन फिर उनकी संसद सदस्यता संसद ने बहुत जल्दबाजी नहीं कर दी खत्म करने में? इसमें संसद का विषय नहीं है, इसमें जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार के अधीन ही संसद का सचिवालय आता है। हालांकि चुनाव आयोग जब ये कानून बना था, चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है, इस जिस भी सांसद या विधायक की को सजा होगी उसकी सदस्यता अपने आप स्वतः रद्द मानी जाएगी। लेकिन चूंकि सूरत कोर्ट ने आदेश दिया है, उस कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 30 दिन का समय भी दिया है, तो संसद को 30 दिन का इनको इंतजार करना चाहिए था। किसी ऊपरी कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो इनको इंतजार करना चाहिए था। अगर राहत नहीं भी मिलती है तो उसके बाद अपनी संसद की जो कार्रवाई थी वो शुरू करनी चाहिए थी। अब जैसा कि अब अगर राहत मिल भी जाए इनको, तो ये जो संसदीय जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप रद्द माना जाएगा। तो इसलिए ये जल्दबाजी भरा कदम था। पता नहीं सरकार के लोग उत्साही थे, क्या था। तो प्रवीण जी, ये बताइए, जैसे कि अब ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता की संसद सदस्यता एक छोटे से केस में मानहानि के मुकदमे में जाना ये बहुत कम हुआ है। जैसे ये चौथे या 5वें ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय लेवल के नेता होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हुई है। तो उस इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस को हाथ लगने के बाद अभी जैसे 2 दिन हो गए हैं उनकी सदस्यता जाए हुए, अब तक कांग्रेस कोई मजबूत रणनीति नहीं बना पाई है। जैसे वो असमंजस में है कि राहुल गांधी के कई सलाहकार हैं, अब उनको कोई सलाह दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो वो अभी ऐसी कोई रणनीति नहीं बना पा रहे हैं कि हम इस पर क्या करें। कोई उनको लीगल प्रक्रिया के लिए कह रहा है, कोई उनको जैसे धरना दो या कोई कुछ कह रहा है। तो उसमें ऐसा क्या है कि कांग्रेस इतनी जल्दी क्यों नहीं बना वो समस्या का जैसे निदान क्यों नहीं निकाल पा रही है? देखिए जयप्रकाश जी, ये बात आप भी जानते हैं और आपके जो सुधीर दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी के सलाहकार इतने ही अच्छे होते तो ये 10 साल से दंश नहीं भोग रहे होते, इतनी बुरी तरह से स्थिति नहीं होती कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टियां हैं जिनका कार्यालय देश के किसी भी जिले में मिल जाएगा, किसी भी दूर दराज इलाके में मिल जाएगा। तो संगठन पर बहुत अच्छा संगठन है, लेकिन इनके सलाहकारों की ही वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। इसकी वजह से अभी तक 3 दिन हो गए कांग्रेस ने ये तय नहीं कर पाया है कि हम सड़क से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे या फिर किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। उसी में ये राहुल गांधी के सलाहकार और जो पूरी टीम है उसको जिम्मेदार है। हालांकि अब जो जैसी खबरें आ रही हैं और जैसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना रिवाइवल कर रही है। अब वो राहुल गांधी की वजह से कर रही है या जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वजह से कर रही है? प्रवीण जी, ये बताइए, जैसे कि वो तो अभी इस चीज़ को जैसे तय नहीं कर पाए कि हमको इस पर ठोस रणनीति क्या करनी चाहिए, लेकिन भाजपा जब से इनकी सदस्यता निरस्त हुई है तो कांग्रेस उन पर हमलावर होती, उससे ज़्यादा हमलावर ऐसा लग रहा है कि भाजपा के कई कैबिनेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं, ये राहुल गांधी पर जो मुकदमा था इसमें उन्होंने पिछड़ा विरोधी हैं, इन्होंने पिछड़े लोगों का अपमान किया था और वो उन पर उल्टा प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, कल से लेके देख रहे हैं। देखो जयप्रकाश जी, यही तो भाजपा की मजबूती है। अगर भाजपा जो मुद्दा उनके खिलाफ भी जाता है वो उस मुद्दे को भी कैसे अपने पक्ष में करना, यही तो भाजपा की मजबूती है। इसी वजह से पूरे देश में और देश के लगभग ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी की मजबूती मान लें या भाजपा की जो संगठन है उसकी मजबूती मान लें। उनका जो ओबीसी का वो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं वो भाजपा भी जानती है। अगर ये सेगमेंट, ये संसद राहुल की सदस्यता वाला अगर सेगमेंट इनके खिलाफ चला गया तो ये सत्ता से दूर भी हो सकते हैं। 2024 में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए
भाजपा तैयार है इस बात के लिए कि ये कांग्रेस वाले इस मुद्दे को बनाएं, उससे पहले हम ओबीसी और पिछड़ा कार्ड खेल के इनको इस मुद्दे का लाभ लेने से बचा जा सके। अब ओबीसी कार्ड का जो लाभ कैसे लेंगे, उसका ये है कि जो मोदी समाज है, जिस मामले में इनको सजा मिली है, उसमें ये माना गया है कोर्ट के अंदर कि इन्होंने पूरे समाज का अपमान किया। अब चूंकि गुजरात में जो मोदी समाज है वो पिछड़े वर्ग में आता है और कई बार प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पर कह भी चुके हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, इसलिए ये एक ऐसा सेगमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ और पूरे देश में पिछड़ों को एकजुट करने की तैयारी है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पिछड़ा विरोधी हैं और पिछड़े की जनसंख्या आप भी जानते हैं जयप्रकाश जी और पूरे देश जानता है, पिछड़ों की जनसंख्या लगभग 55 से 60% बताई जाती है। अगर 55 से 60% कांग्रेस के विरोध में हो गया पूरा ये, तो 24 का रिजल्ट होगा वो 19 से भी बहुत भारी हो सकता है अगर भाजपा इसमें सफल हुई तो। अब जैसे प्रवीण जी, जैसे इनका जो भी रहे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं कह सकते कि आज की डेट में कांग्रेस पर अच्छे नेता नहीं हैं। अगर देखा जाए तो बहुत बड़े वकील भी कांग्रेस पे ज़्यादा हैं, जैसे भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस में अच्छे नेता और पढ़े लिखे और जब कानून के जानकार भी कांग्रेस के पास बहुत बड़े हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो इन पर संस्था गई है ये एक लीगल प्रोसेस से गई है, तो उनके जो बड़े वकील हैं वो भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं लीगल प्रक्रिया के तौर पर लड़ने के लिए। जैसे कपिल सिब्बल हुए, सलमान खुर्शीद हुए, एक अभिषेक मनु सिंह भी जरूर आगे आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जैसे कि वो अपने निजी केसों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, संगठन का केस नहीं लड़ना चाहते क्या? जयप्रकाश जी, ये बात आपको भी मालूम है कि कांग्रेस के पास बहुत बड़े चेहरे हैं। पी चिदम्बरम जी हुए, सलमान खुर्शीद जी हुए, वरिष्ठ वकील भी हैं, बड़े नेता भी हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को सत्ता की आदत लगी हुई है, इसलिए ये हमेशा एसी वाले नेता हो गए। जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा है यूपी की सियासत में, अखिलेश यादव एसी के नेता हो गए। असल मायने में अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ये सड़क पर संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। और अब रही वकीलों की, तो ये इतने बड़े वकील हैं कि जब सत्ता में तो तब तो फुल टाइम मंत्री थे, तब तो सब कुछ इन्हें चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस संघर्ष करने के मूड में है और संघर्ष करने की स्थिति में है तब इन्हें अपने केस की याद आती है। ये पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित नहीं, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अगर इनके पास इतने बड़े वकील हैं, अगर यही वकील सूरत कोर्ट में अगर इनकी पैरवी कर लेते तो ये यहाँ तक मामला पहुँचता ही नहीं। चूंकि इन्होंने क्या रही कांग्रेस की रणनीति, या कांग्रेस को इस बात का अनुमान नहीं था कि हमारे ऊपर सजा हो जाएगी, क्या रहा, अब ये तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस का नेतृत्व जाने। आपने एसी वाली बात कही, तो एसी वाली छवि को तो राहुल गांधी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं निकलने की। जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद अब वो कोई पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने वाली हैं। तो मान लो एसी वाली छवि से तो वो प्रयास कर रहे हैं कि बाहर निकले, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि कल मीडिया वाले पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राहुल जी आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कांग्रेस से अभी निर्देश ही नहीं मिला है, हमको क्या बोलें। ऐसा कैसे है? अब जैसे आपने कहा राहुल गांधी छवि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। पिछले 1 साल से जो उनके कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें चीज़ें आ भी रही हैं, जो उनकी छवि है बहुत हद तक जनता में बदली भी गई है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो एसी वाली बात की है, मैं कांग्रेस के उन नेताओं की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, राहुल, प्रियंका या खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन एक व्यक्ति का नहीं होता है। संगठन तभी चलता है, संगठन या कोई संस्था, जब सारे लोग ऊपर से नीचे के लोग पूरी ताकत से लगें, फील्ड में आए, संघर्ष करें, तब कहीं संगठन जाके दम दिखाता है। इसमें वरिष्ठ वकीलों की बात है तो वो वरिष्ठ वकील ऐसे हैं जिन्हें जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनमें एक दो के मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है। वो ऐसे इतने बड़े नेता हैं कि जो अपनी लोकसभा भी नहीं जीत सकते। अगर वो इतने ही सक्रिय होते, जब इतने बड़े मंत्रालय पर रहे, तो अपनी लोकसभा भी जीत सकते। उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दी है कभी भी। वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो नेतृत्व की किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे। अब जैसे कि अभी भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि ये बीजेपी वो ओबीसी विरोधी हैं, ओबीसी के हितैषी नहीं हैं। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ कई ऐसे उसकी विचारधारा के संगठन है कि जो ओबीसी के बहुत बड़ी चेहरे हैं। जैसे वो अपने क्षेत्रीय दलों में बहुत बड़ा उनका प्रभाव है, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, और चाहे दक्षिण के जैसे स्टालिन हों, या और भी कई नेता हैं। तो कांग्रेस कहीं इन लोगों को जैसे ऐसा नहीं लगता है कि जब जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस इनकी टांग खींचती है, तो कांग्रेस इनकी उपेक्षा क्यों करती है, ऐसा लगता है? देखो, ये जयप्रकाश जी, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये कमजोरी
सबसे पहले दूर की थी सोनिया गांधी ने। आज की जो आप कांग्रेस देख रहे हैं, इससे कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी 2004 से पहले, लेकिन जब सोनिया गांधी आई, उन्होंने सभी घटक दल थे, जितने भी विपक्षी दल थे भाजपा के, उन सबके घर जा जाके, किसी के घर जाके सम्मान, कोई बीमार है तो उसको देखने जाके अपना अभिमान त्याग कर सबको एकजुट किया था। वो आज की स्थिति में ना तो मुझे राहुल गांधी में लगता है कि राहुल गांधी किसी के घर जाके बात कर सकते हैं। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दुखती रंग है और कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का संगठन हर जगह होगा, लेकिन कांग्रेस के संगठन में क्षमता नहीं है जयप्रकाश जी कि वो हर जगह अकेले खड़े होकर पूरे देश में बीजेपी का विरोध कर सके। आज की डेट में, इस कांग्रेस ही छोड़िए, आज की डेट में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है भारत में कि जो अकेले अपने बलबूते पे भाजपा का विरोध कर सके, क्योंकि भाजपा आज की डेट में बट वृक्ष है। भाजपा अपने संगठन, भाजपा भी जब इतनी बड़ी पार्टी भी है तब भी अपने सहयोगी को संभाल के चलती है। ये कांग्रेस को देखना चाहिए। अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर डिफीट खा गई, अगर बीजेपी इस मुद्दे पर कामयाब हो गई कि ये पिछड़ों का अपमान किया है, तो राहुल गांधी के लिए ये सबसे बुरा समय साबित होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो दलित चेहरा है, लेकिन अगर पिछड़ों के मन में ये बात बीजेपी ने घर कर दी कि इन्होंने पिछड़े समाज का अपमान किया, अब इनको करना क्या चाहिए? अब इनको करना ये चाहिए कि जो इनके सहयोगी हैं, मत सहयोगी हो, जैसे सहयोगी जैसे गठबंधन में भी नहीं है, लेकिन भाजपा के जो दल खिलाफ हैं, जैसे यूपी में मायावती और अखिलेश को ले लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल को ले लीजिए, इनके मतभेद हो सकते हैं। केजरीवाल ने कहा भी है कि मेरे कांग्रेस से बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राहुल गांधी की जो सत्ता गई है, इसके मैं खिलाफ हूँ। केजरीवाल को ले लीजिए, बिहार में लालू और नीतीश जी को ले लीजिए, उनके साथ तो गठबंधन की सरकार है। आप उधर दक्षिण में चले जाइए, इनके साथ स्टालिन है, और भी जो पिछड़े नेता हैं, जो पिछड़े समाज की नुमाइंदगी करते हैं, जो पिछड़े समाज के नेता हैं, उनसे इनको बयान दिलवाना चाहिए कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है और राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जिससे पिछड़े समाज का अपमान हो। अगर राहुल गांधी और सोनिया अगर बयान देते रहे तो इनकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इन पे भी पिछड़े, जब ये सत्ता में थे, इन पे भी पिछड़े समाज के यही नेता, जो जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये भी आरोप लगाते रहे कि बीजेपी, कांग्रेस भी पिछड़े समाज की हमेशा उपेक्षा की है, कि कभी भी पिछड़े, हमेशा कांग्रेस ने दलित, और कांग्रेस का माना भी जाता है संगठन, और कहावत भी है कि जो कांग्रेस का कोर वोट था वो मुस्लिम और ब्राह्मण और दलित, इन्हें पिछड़ों, हालांकि इन्होंने बहुत नेता दिए पिछड़ों के, लेकिन पिछड़ों को इन्होंने कभी भी अपने मेन फोकस में नहीं रखा। ये गलती बीजेपी ने नहीं की। बीजेपी पे भी आरोप लगाया जाता है ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, ये सवर्णों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले पिछड़ों पे काम किया। आज इतने बड़े पिछड़ों के राज्य में भी जाके, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाके, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जैसे पिछड़े नेता और मायावती जैसी दलित की नेता को भी हरा कर इन्होंने पिछड़े समाज को भरोसे में लिया है कि हम, जो भारतीय जनता पार्टी है वो पिछड़े समाज की पार्टी और पिछड़े समाज का ही सम्मान करती है। तो ये तो अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को ये अपने दाग नहीं लगवाना है तो इन सारे विपक्षी नेताओं से बयान दिलवाना पड़ेगा और कहलवाना पड़ेगा कि नहीं, राहुल ने कोई पिछड़े समाज का अपमान नहीं किया है। तब तो कांग्रेस की स्थिति कुछ सुखद हो सकती है। क्या कांग्रेस के लिए ये आपदा है या अवसर है? जैसे कि किसी बड़े दल का कोई जैसे बड़ा घटनाक्रम होता है तो सिंपैथी के तौर पे देखने लगते हैं, और एक तरह से अब देश में एक संदेश जा रहा है कि विपक्षहीन संसद होती जा रही है, तो इससे अब क्या लाभ होगा या हानि होगी? देखिए जयप्रकाश जी, ये दोनों ही चीज होती है। ये कांग्रेस के ऊपर है कि इसको आपदा ले या अवसर ले, ये उनकी स्ट्रेटजी को, ये उनके नेतृत्व को तय करना है। हालांकि अगर देखा जाए तो आपदा भी हो सकती है, क्योंकि जैसे उनकी संसदी गई, हालांकि वो किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं गए, इसलिए आपदा नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये इनका नेतृत्व और इनकी कांग्रेस संगठन कुछ नहीं किया तो आपदा ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने इनके लिए पिछड़ा का कार्ड भी खेल चुकी है। अब अवसर कैसे हो सकता है? पूरी कांग्रेस पार्टी, उनके पास अवसर है कि उनके नेता को सताया जा रहा है, पब्लिक में एक मैसेज दें कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जैसे कि राहुल गांधी पिछले दिनों से कह भी रहे हैं और अभी कुछ दिखाई भी देने लगा है। पब्लिक के भी सेंटीमेंट बनता जा रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का सा, कि अब ये सरकार पिछड़े के नेताओं को दबा रही है, क्योंकि हर पिछड़े नेता पे ईडी, सीबीआई और अब ये हाल ही का मामला राहुल गांधी का हो गया संसद की सदस्यता जाने का। तो ये कांग्रेस को तय करना है कि इसे अवसर लेंगे या आप नहीं। जैसे अखिलेश यादव ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अब ऐसे समय पे, अब जैसे जब इलेक्शन करीब आ जाएगा तो विपक्ष एक हो जाएगा,
तो इनकी ये स्ट्रेटजी कहीं अब नाकाम नहीं होती जा रही है। जैसे कि अब ये भाजपा के सामने सारे दल जैसे कि बाद में जो जो सीटें जीतेंगे वो फिर इकट्ठी करके विपक्ष कांग्रेस को दे देंगे, तो ये सीटें इतनी मजबूती से इतनी जीत सकते हैं कि लास्ट टाइम पे सीटें जीतने के बाद ये कांग्रेस को देके सरकार बना ले। ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये नेताओं की भूल है। भूल नहीं, ये अपनी अपनी चालाकी है। ये सारे नेता ये चाहते हैं, जितने भी दल हैं, कि हमको ज़्यादा सीटें लड़ने को मिल जाए, हमको ये मिल जाए। कांग्रेस भी चाहती है, सपा भी चाहती है। इससे कोई विपक्षी पार्टी अछूती नहीं है जिसका अपना लालच ना हो। अगर ये अपने स्वार्थ में रहे तो आप लिख के ले दीजिए, 2024 में भी बीजेपी सरकार आएगी। अगर इन सब दलों ने, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने किया था, अगर सभी दल सम्मिलित हो, जनता पार्टी किया, बेशक पूरा विपक्ष एक ना हो, एक पार्टी बनाए, लेकिन गठबंधन पहले बनाना पड़ेगा। आज की जनता बहुत समझदार है। आप चुनाव के समय गठबंधन बनाएंगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो यूपी में फेल हो चुका है। आपने देखा पिछले 2019 के चुनावों में, जैसे चुनाव नजदीक आए तो मायावती और अखिलेश ने गठबंधन बनाया। यही गठबंधन अगर एक साल पहले होता, अब होता क्या है कि नेताओं में तो गठबंधन हो जाता है, लेकिन जो इनका कैडर है वो आपस में लड़ता रहा है 10-20 साल से, वो कैसे एक हो जाएगा, उस पर संदेश नहीं पहुंच पाता। वो गठबंधन हम लोग फेल हो चुके हैं। अब चूंकि बात कर लेते हैं बिहार की, बिहार में जब लालू और नीतीश का गठबंधन हुआ था तो वो चुनाव से 8 महीने पहले हुआ था। इसलिए जब तक आपके कार्यकर्ता और पब्लिक में नीचे तक मैसेज नहीं जाएगा, तब तक एंड टाइम पे चुनाव में गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है। ये अखिलेश जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत राजनीतिक समझ का बयान है। हालांकि उनका उद्देश्य ये रहता है या रहा है, उनका भी उद्देश्य होगा कि कांग्रेस इस प्रेशर में आ जाए तो कम से कम सीटें लड़े, क्योंकि कांग्रेस का वो मानते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई संगठन नहीं है। अब ये उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा विपक्ष करेगा तो बिल्कुल भी दम नहीं दे पाएगा। अब मोदी को हल्के में ना लें। नहीं तो कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है और एक बात जयप्रकाश जी में एक बात मिस रह गई। अब करना क्या पड़ेगा इनको? करना ऐसा पड़ेगा जैसे राजीव गांधी के खिलाफ बीपी सिंह ने किया था। बीपी सिंह ने 1 साल पहले राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया और गांव-गांव, पूरे जिले, पूरे देश के दौरे करके उन्होंने संदेश दिया कि ये बीजेपी, उन्होंने एक माहौल बनाया पूरी मेहनत करके और सारे विपक्षियों को एक किया, तब जाके राजीव गांधी की सरकार को हिला पाए। और राजीव गांधी से कमजोर नेता नहीं है आज की डेट में भी नरेंद्र मोदी। नहीं, जैसे देखा जाए कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, और अगर क्षेत्रीय दलों के हिसाब से देखा जाए और विचारधारा के हिसाब से तो एक बड़े भाई के तौर पर है। तो अब कांग्रेस को बड़े भाई होने के नाते बड़ा दिल दिखा के क्षेत्रीय दलों को खुद जाके नहीं बातचीत कर लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल, अभी तो इनकी 50 सीटें, हो सकता है कि 30 भी आ जाएं, हो सकता है 100 भी आ जाएं, और 100 भी अगर आ जाएं, ये बहुत बड़ा चमत्कार से कम नहीं होगा कि इस ऐसे प्रदेश में जहां सारी चीजें, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि सारी चीजें बीजेपी मय हो चुकी हैं और हिंदुत्व का कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेला जाता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, 1 साल जब आएगी उस समय 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। आप समझ सकते हैं क्या माहौल होगा अगर ये पूरा विपक्ष एक नहीं हुआ। इनको ममता बनर्जी और केजरीवाल और जितने बड़े इनके सहयोगी हैं, उनके यहाँ जाके बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर इनकी ये जितनी सारी कोशिशें वो बिल्कुल धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि आपके सामने जो आपका विपक्षी है या कहें राजनीतिक जो दुश्मन है वो हल्का नहीं है, बहुत भारी है। तो साथियों, हमारे साथ थे हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार। इन्होंने अपनी कई जैसे राजनीति जानकारियों को साझा किया और इन्होंने अपने विचार रखे और इन्होंने आगामी कयास लगाए कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप अखाड़ा न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।